स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम नक्शे पर खींची गई एक ऐसी लाइन के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन असल में वो एक बहुत ही विशाल और आपस में जुड़ी हुई राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती बन चुकी है। ये एक ऐसा बॉर्डर है जहां का भूगोल और वहां की राजनीति जब आपस में टकराते हैं ना, तो उसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल मुद्दे की परतों को खोलते हैं। अब इस चुनौती का असली पैमाना क्या है, इसे समझने के लिए जरा इस सवाल पर विचार कीजिए। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई आखिर है कितनी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इसका सही जवाब है लगभग 4000 किलोमीटर। जी हां, 4000 किलोमीटर। और ये कोई सीधी सादी दीवार या फेंसिंग नहीं है। ये नदियों, दलदलों और घने जंगलों से भरा एक बेहद मुश्किल और घुमावदार इलाका है। इतनी बड़ी और जटिल सीमा की निगरानी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। अब इस पूरी कहानी का जो पहला और सबसे ताज़ा पहलू है वो है हाल ही में बना सिक्योरिटी वैक्यूम, या कह लें सुरक्षा निर्वात। बांग्लादेश में हाल ही में जो बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उन्होंने अचानक से सीमा की स्थिरता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इसे थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। 1980 के दशक में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स का इलाका आतंकी शिविरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों में दोनों देशों की सरकारों के बीच एक मजबूत सहयोग दिखा, जिससे इन शिविरों का लगभग सफाया कर दिया गया। ढाका में एक सहयोगी सरकार थी तो खुफिया जानकारी शेयर करना बहुत आसान था, लेकिन अब जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, उसने उन पुराने विद्रोही रास्तों के फिर से खुलने का एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। एक स्टेबल इंटेलिजेंस पार्टनर के ना होने से एनएलएफटी और एटीटीएफ जैसे विद्रोही समूहों को फिर से सीमा पार पनाह मिलने का जो डर है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन ये जो हाई लेवल राजनीतिक अस्थिरता है, ये सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहती। ये जमीन पर मौजूद भौगोलिक खामियों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। चलिए एक नंबर पे गौर करते हैं, 150। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गज यानी यार्ड्स में मापी गई वो सटीक दूरी है जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के लिए रोजमर्रा का सिरदर्द है। इस 150 गज की दूरी को नो मैन्स लैंड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर से इस 150 गज की दूरी तक आप कोई फेंसिंग या बाड़ नहीं लगा सकते। अब इसका सीधा असर ये होता है कि भारत के कई गांव, खेत और बस्तियां उस सुरक्षा बाड़ के बिल्कुल बाहर रह जाते हैं। ये एक अजीब सी जियोग्राफिकल उलझन है, और इसी का फायदा उठाकर ये खाली जगह स्लीपर सेल्स और हथियारों की तस्करी के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर और निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई का काम करने लगती है। सुरक्षा बलों के लिए इस ब्लाइंड स्पॉट की निगरानी करना दिन रात का संघर्ष है। अब इस जीरो लाइन की समस्या को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हमें एक खास तौर पर संवेदनशील राज्य की तरफ देखना होगा, जो है त्रिपुरा। त्रिपुरा का नक्शा अगर आप देखें तो इसका अनूठा भूगोल ही इसे घुसपैठ के लिए एक प्राइम टारगेट बना देता है। इसके पास 856 किलोमीटर लंबी साझी सीमा है, जो इस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश से घेरे हुए है। और तो और ये मुख्य भूमि भारत से केवल एक बहुत ही संकरे कॉरिडोर के जरिए जुड़ा है। इसके साथ ही यहाँ सीमापार जातीय और सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास भी है। ये सब मिलकर त्रिपुरा को एक तरह की स्थायी घेराबंदी वाली स्थिति में डाल देते हैं। तो जाहिर है इस बढ़ते खतरे को देखते हुए कोई चुप तो नहीं बैठ सकता। इसलिए मिटिगेशन एफर्ट्स यानी बचाव के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने सीमा की जमीन बीएसएफ को सौंपने के लिए 45 डेज की एक बेहद सख्त डेडलाइन तय की है। ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है ताकि बीएसएफ को बिना किसी रुकावट के पूरा कंट्रोल मिल सके, क्योंकि जब तक ये नो मैन्स लैंड का मसला नहीं सुलझता, तब तक वहां पनप रही शैडो इकोनॉमी पर लगाम लगाना लगभग नामुमकिन है। और यही हमें हमारी अगली बड़ी समस्या तक लाता है, स्मगलिंग और शैडो इकोनॉमीज। क्योंकि ये जो खुली जगहें और कमजोरियां हैं, ये कभी खाली नहीं रहती। ये सीधे तौर पर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और इलीगल फाइनेंशियल नेटवर्क को जन्म देती हैं। ये टेबल बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस मुनाफे और खतरे के खेल को समझाती है। एक तरफ भारत से मवेशी, फर्टिलाइजर और डीजल जैसे सामान भारी मुनाफे के लिए सीमा पार भेजे जाते हैं, लेकिन असली चिंता की बात यह है कि इसके बदले में भारत के अंदर क्या आ रहा है। जाली नोट, ड्रग्स और मानव तस्करी, यानी भारत से बाहर जाने वाले सामान का मुनाफा सीधे तौर पर देश में आने वाले इन खतरनाक थ्रेट्स की फंडिंग कर रहा है। ये पूरा सिस्टम किस तरह काम करता है, जरा इसे समझिए। सबसे पहले भारी मुनाफे के लिए मवेशियों और सामानों की तस्करी होती है। फिर इस पैसे को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह छिपाकर करोड़ों का कालाधन जनरेट किया जाता है।
और अंत में इसी काले धन का इस्तेमाल स्लीपर सेल को खड़ा करने, जाली दस्तावेज बनाने वाली फैक्ट्रियों को चलाने और प्रॉक्सी वॉर्स को फंड करने के लिए होता है। ये सिर्फ कोई आम जुर्म नहीं है, ये पूरी की पूरी एक समानांतर अर्थव्यवस्था है। अब सवाल यह है कि शैडो इकोनॉमी और भौगोलिक कमजोरियों का आखिरी नतीजा क्या होता है। इसका नतीजा है एक बहुत ही जटिल डेमोग्राफिक बदलाव और उसे लेकर नीतियां। इस मुद्दे को दो चश्मों से देखना जरूरी है। एक तरफ हमारी जमीनी सच्चाई है, जहां नदियों और जंगलों जैसे खुले इलाके रात के अंधेरे में घुसपैठ में मदद करते हैं और फिर जाली पहचान बना ली जाती है। दूसरी तरफ हमारा राजनीतिक विमर्श है, जहां विश्लेषकों का मानना है कि एनआरसी और सीएए जैसी नीतियां इसी बिना दस्तावेज वाले प्रवासन के खिलाफ एक ढाल का काम करती हैं। जमीनी स्तर की यही विफलताएं राष्ट्रीय स्तर की इन बड़ी नीतिगत बहसों को जन्म देती हैं। और इन सब के बीच सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही गहरी और चिंताजनक बात निकल कर आती है। हथियारों के खतरे से परे भारत के सीमावर्ती राज्यों में एक खामोश जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में दशकों से हो रहे इस अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन से जुड़ी ये एक बहुत बड़ी दीर्घकालिक रणनीतिक चिंता है, जो भविष्य में वहां के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को पूरी तरह बदल सकती है। तो आखिर में ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इन खुली सीमाओं को ऐसे ही बिना सील किए छोड़ दिया गया, तो ये जो डोमिनो इफेक्ट हम देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र के जनसांख्यिकीय लाभांश और भविष्य की शांति को आखिर किस हद तक प्रभावित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और आपको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस खास विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।